हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम यूपिट प्लस वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वोत्तम शीर्षक क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वोत्तम शीर्षक क्या होगा। तो ऑप्शन है विकास के मॉडल, ऑप्शन बी है विकास के पश्चिमी मॉडल बनाम भारतीय मॉडल, और ऑप्शन सी है औद्योगिक क्रांति, और ऑप्शन डी है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो पिछले एक लंबे कालखंड में दुनिया ने औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की है, जिसकी चर्चा तमाम पुस्तकों व लेखा में हुई। यह स्वाभाविक भी था कि जिस क्रांति में के बल पर नई दुनिया का निर्माण हुआ हो, उसकी वैश्विक बौद्धिक चेतना विकास के उन प्रारूपों की व्याख्या करे जो क्रांति के भौतिक पक्ष के उच्चादर्शों एवं मानकों को स्पर्श करते हैं। कारण यह है कि भौतिक प्रगति की नई दुनिया के विविध कारकों अथवा आयामों को मिलाकर विकास के मापदंड सुनिश्चित करती है और उसका अंकगणितीय मूल्य भी। यही कारण है कि अधिक अधिक देश और उनके निवासियों की चाहत सही अर्थों प्रकृति आधारित विकास की नहीं होती, बल्कि उच्च अंकगणितीय व मौद्रिक मूल्यों वाले भौतिक संकेतों को छू लेना ही होता है। इसी को समृद्धि का आधार भी मान लिया गया है और दुनिया ने इसी दिशा में प्रतिस्पर्धा भी शुरू कर दी है। लेकिन जब ऐसा लोगों का सामना प्रकृति प्रदत्त आपदाओं से हुआ, तो उनके सामने असहाय होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं दिखा। फिर चाहे वह सुनामी हो या कोविड-19 जैसी महामारी। फिर सही क्या माना जाए, विकास का पश्चिमी मॉडल के द्वारा उत्पन्न औद्योगिक वैज्ञानिक व वाणिज्यिक क्रांति से उत्पन्न प्रगति, अथवा भारत की उन सनातन परंपराओं के बीच निकली प्रकृति केंद्र विकास का मॉडल, जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों के खुशहाल, संपन्न और धारणीय विकास का प्रतिनिधित्व है। दरअसल अब दुनिया धारणीय विकास को ही तरजीह दे रही, जिसे भारतीयों ने प्राचीन काल में अपना रखी है। अतः विकास के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आने वाले समय में भारतीय मॉडल ही अग्रणी साबित होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें सर्वोत्तम शीर्षक क्या होगा। तो विकास का मॉडल, विकास के पश्चिमी मॉडल तथा भारतीय मॉडल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या पे यहाँ पे दिया है कि विकास का पश्चिमी मॉडल के द्वारा उत्पन्न औद्योगिक और भारतीय मॉडल के बीच में क्या है, तुलना की गई है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि गद्यांश के आधार पर विकास के पश्चिमी मॉडल की कौन सी विशेषताएं सही नहीं है। ठीक है, गद्यांश के आधार पर विकास के पश्चिमी मॉडल की कौन सी विशेषताएं सही नहीं है। तो ऑप्शन है यह औद्योगिक क्रांति पर आधारित है, ऑप्शन बी है यह जीवन के भौतिक पक्षों पर अधिक जोर देती है, और ऑप्शन सी है यह प्रकृति केंद्रित है, और इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया यहाँ पे गद्यांश पे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि यह जीवन के भौतिक पक्षों पर अधिक जोर देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि अधिकांश देशों ने किस प्रकार के संकेतों को वृद्धि का आधार मान लिया है। तो ऑप्शन है उच्च मौद्रिक मूल्यों और अंकगणितीय मूल्यों वाले भौतिक संकेतों को, ऑप्शन बी है प्रकृति आधारित विकास को, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा आधारित विकास को, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए गद्यांश देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यही कारण है कि अधिकांश देशों और उनके निवासियों की चाहत सही अर्थ प्रकृति पर आधारित विकास की नहीं, बल्कि उच्च अंकगणितीय और मौद्रिक मूल्यों वाले भौतिक संकेतों को छू लेना होता है। तो ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च मौद्रिक मूल्यों और अंकगणितीय मूल्यों वाले भौतिक संकेत को। ठीक है, अगला देखते हैं हम। आने वाले समय में किस प्रकार का विकास मॉडल अग्रणीय साबित होगा। आने वाले समय में किस प्रकार का विकास मॉडल अग्रणीय होगा। तो ऑप्शन ए पश्चिमी मॉडल, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा मॉडल, और ऑप्शन सी है भारतीय मॉडल, और ऑप्शन डी है वैश्विक मॉडल। ठीक है, तो कौन सा इसमें होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे क्या दिया है गद्यांश में कि अतः वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आने वाले समय में भारतीय मॉडल ही अग्रणीय साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा भारतीय मॉडल, ऑप्शन नंबर सी
सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, नई दुनिया का निर्माण किस क्रांति के बल पे हुआ है? नई दुनिया का निर्माण किस क्रांति के बल पे हुआ है? तो ऑप्शन ए है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक क्रांति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नई दुनिया का निर्माण किससे हुआ है? तो गद्यांश में लिखा था कि औद्योगिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति क्या है, तीनों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द की पहचान करें। ठीक है, अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द की पहचान करना है। तो ऑप्शन ए हितैषी, ऑप्शन बी है हासिल, ऑप्शन सी है असहनीय और ऑप्शन डी है धैर्य। तो इसमें अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? तो ये है असहनीय, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा असहाय। ठीक है, असहाय क्या है, ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द की पहचान करें। ठीक है, शुद्ध हमको बताना है कि कौन वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध लिखा गया। तो ये ऑप्शन ए है साधुवाद, ऑप्शन बी है शमशान, ऑप्शन सी है लालायित और ऑप्शन डी है साप। तो इसमें शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, साप क्या है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध लिखा गया है। ये साधुवाद का इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें होगा ध में छोटा ऊ की मात्रा होगा साधुवाद। ठीक है, शमशान तो ये होगा शमशान। ठीक है, और लालायित का क्या होगा? तो ला यीत हुआ। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रधान कारक प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, प्रधान कारक प्रयुक्त हुआ है किसमें हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अभय खाता है, ऑप्शन बी है प्रिया ने मिठाई खाई। तो कौन सा किसमें प्रधान कारक प्रयुक्त हुआ है? तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन में केवल एक में क्या है, यानी अभय खाता है, इसमें क्या है, प्रधान कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है, हमको बता रहा है कि सकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन ए जी घबराता है, ऑप्शन बी है वह लजा रही है, ऑप्शन सी है विपदा मुझे घबराती है और ऑप्शन डी है बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विपदा मुझे घबराती है। इसमें क्या है, इसमें सकर्मक क्रिया का रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। सपना गीत गा रही थी, सपना गीत गा रही थी वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल और ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कौन सा? तो इसमें होगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित शब्द में से विशेषण की पहचान करें। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है घात, ऑप्शन बी है तेज, ऑप्शन सी है घटना और ऑप्शन डी है लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें विशेषण का की पहचान करना है कि कौन विशेषण है। तो कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, घात क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है रसिका, रसिक और ऑप्शन बी है छलिया, ऑप्शन सी है शक्ति और तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये विशेषण नहीं है। शक्ति क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्मी में उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शन है कर्तवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी में उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो ये होगा भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोलियों का सही उपयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोलियों का सही उपयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, वो बताना है। तो हाथी किकियाता है, ऑप्शन बी है मोर केकता है,
ऑप्शन सी है सिंह दहाड़ता है और बाघ गुर्राता है। तो किसमें पक्षियों की बोलियों का उपयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हाथी किकियाता नहीं है, हाथी क्या करता है? तो हाथी चिंघाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित समध्वनि भिन्नार्थ युग्म का सही अर्थ क्या है? ठीक है, निम्नलिखित समध्वनि भिन्नार्थ युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए तो कौन सा है? तो ये है जठर, सॉरी जरठ और जठर। तो ऑप्शन ए भस्म जर्जर, ऑप्शन बी है जल्दी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है कड़ुआ तीखा और ऑप्शन डी है बूढ़ा पेट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा सही अर्थ कौन सा आपको बताना है? तो है बूढ़ा पेट। ठीक है, जरठ का क्या होता है? तो जरठ का होता है बूढ़ा, और पेट का क्या होता है? तो पेट का होता है जठर का होता है, जठर का पेट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तीन कनौजिया 13 चूल्हे कहावत का, 3 कनौजिया 13 चूल्हे कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन ए हर तरफ लाभ ही लाभ, ऑप्शन बी है घर में दरिद्रता की स्थिति, ऑप्शन सी अलग अलग विचारों के लोग, ऑप्शन ऑप्शन डी है छुआछूत और अलगाव की स्थिति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 कनौजिया 13 चूल्हे कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा छुआछूत और अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है उधार खाए बैठना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, उधार खाए बैठना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए कर्ज लेना, ऑप्शन बी है हठ करना, ऑप्शन सी है अपमान अपना काम निकालना और ऑप्शन डी है विश्वघाती मित्र। तो उधार खाकर बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हठ करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक रोना, ऑप्शन बी है बहुत जोर से रोना, ऑप्शन सी है बहुत पछताना और ऑप्शन डी है व्यर्थ की बातें करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आठ आठ आंसू रोना यानी बहुत पछताना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। कृपालु में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कृपालु में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी है लू, ऑप्शन सी है अलू और ऑप्शन डी है पालू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो कृपालु में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ये है आलू प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है किस मूल शब्द में त प्रत्यय जोड़कर उक्त शब्द बनाया गया है? ठीक है, किस मूल शब्द में त प्रत्यय जोड़कर उक्त शब्द बनाया गया है वो बताना है। तो ऑप्शन है उक, ऑप्शन बी है उच, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है उन। तो किस में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही होगा। उच्च में अगर हम तब प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये उक्त बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। न्यारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? न्यारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी है प्यारा, ऑप्शन सी है अजीब और ऑप्शन डी है विलक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कौन नहीं है आपको बताना है। तो प्यारा क्या है? न्यारा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी अनोखा अजीब और विलक्षण क्या है? ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि आकाश का कौन पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है दय और ऑप्शन सी है अभ्र और ऑप्शन डी है त्वरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आपको बताना है कि आकाश का कौन पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा 12 ऑप्शन नंबर डी क्या है? त्वरा क्या है? ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? तो ये आवेग का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका? आवेग का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें कौन शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए यह घी की शुद्ध दुकान है, ऑप्शन बी है शब्द केवल संकेत मात्र है, ऑप्शन सी है एक से उन्नति होती है और ऑप्शन डी है मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खाना है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा एक से उन्नति होती है। ठीक है,
ऐक्य से उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। ऑप्शन बी है रात का भोजन अच्छा था। ऑप्शन सी है मैंने मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। और ऑप्शन डी है बिजली चमक रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो ये है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मेरी नहीं अपनी होगा यहाँ पे, अपनी कलम से लिखता हूँ अगर ये शुद्ध वाक्य इसका होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है पेड़ और ऑप्शन डी है चपरासी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चपरासी। क्या है? ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन है? तो ऑप्शन ए है 11-35, ऑप्शन बी है 13-33, ऑप्शन सी है 13-35 और ऑप्शन डी है 11-33। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है पत्र आलेखन में केंद्र अथवा राज्य सरकारों को लिखे जाने वाले पत्र किसे संबोधित किए जाने चाहिए? ठीक है, पत्र आलेखन में केंद्र अथवा राज्य सरकारों को लिखे जाने वाले पत्र किसे संबोधित किए जाने चाहिए? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है संबंधित विभाग के मंत्री को और ऑप्शन डी है संबंधित विभाग के सचिव को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो पत्र आलेखन में केंद्र अथवा राज्य सरकारों को लिखे जाने वाले पत्र में क्या है? संबंधित विभाग के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा। तो महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो महिला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है औन्नत, ऑप्शन बी है निरुत्तम, ऑप्शन सी है उदम और ऑप्शन डी है सर्वोत्तम। तो उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का विलोम होगा अधम। ठीक है, अधम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अगला है कि जंगम का सही विलोम क्या होगा? जंगम का सही विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है संगम, ऑप्शन बी है विहंगम, ऑप्शन सी है स्थावर और ऑप्शन डी है विवारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जंगम का क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला विनम्र निम्नलिखित में से किसका विलोम होता है? तो ऑप्शन ए है नम्र, ऑप्शन बी है शक्तिशाली, ऑप्शन सी है गृष्ट और ऑप्शन डी है उत्तेजित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा विनम्र किसका है? तो गृष्ट का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है छाया आतप, ऑप्शन बी है चिरंतर अंत, ऑप्शन सी है चित्र विचित्र और ऑप्शन डी है गीत अगीत। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म है जो सही सुमेल नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? चिरंतर। चिरंतर का अंत नहीं होगा, इसका क्या होगा? नस्वर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जो दूसरों का भला चाहने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला चाहने वाला हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है परार्थी, ऑप्शन बी है भल मानुस, ऑप्शन सी है प्रार्थी और ऑप्शन डी है निस्पृह। तो जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसके लिए वो क्या होगा? परार्थी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अगला है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए तीव्रमति, ऑप्शन बी है पारंगत, ऑप्शन सी है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और ऑप्शन ए प्रत्युक्त। प्रत्युक्त तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए गोधूली, ऑप्शन बी है प्रदोष, ऑप्शन सी है पूर्व संध्या और ऑप्शन डी है निशीथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधूली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, उन लड़कों में एक भी अच्छा नहीं है वाक्य में एक किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, उन लड़कों में एक भी अच्छा नहीं है वाक्य में जो एक है वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो एक क्या है यहाँ पे, ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। रचना अत्यंत सुंदर है, रचना अत्यंत सुंदर है वाक्य में प्रविशेषण की पहचान करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें प्रविशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है अत्यंत, ऑप्शन सी है सुंदर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा अत्यंत क्या है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आटा, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी है कृपा और ऑप्शन डी है जनता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा आटा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा युग्म है जो क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है घोड़ा घोड़ी, ऑप्शन बी है भैंसा भैंस, ऑप्शन सी है चीला चील, ऑप्शन डी है बैल गाय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें क्या है कि चील क्या है, चील स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग होगा नर चील। नर चील क्या है, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? ठीक है, हमको बताना है कि किस में अपादान तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए है बलहीन, ऑप्शन बी है सज्जन, ऑप्शन सी है गौशाला और ऑप्शन डी है रामायण। तो किस में अपादान तत्पुरुष है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बलहीन में क्या है, ये बलहीन में अपादान तत्पुरुष है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बल से हीन। ठीक है, तो कौन सा कौन सा समास कौन सा समास होगा? तो ये होगा बल से हीन अर्थात अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सर्वोत्तम में कौन सा समास है? सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बी है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अपादान तत्पुरुष और ऑप्शन डी है संप्रदान तत्पुरुष। तो सर्वोत्तम में कौन सा समास होगा? तो सर्वोत्तम में होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है बताना है। तो ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर में होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन सा? तो ये होगा बहुव्रीहि समास। अगला देखते हैं हम। अगला है,
कि र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हलंत, ऑप्शन बी है विसर्ग, ऑप्शन सी है रेप और ऑप्शन डी है चंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कि जब र का चिन्ह, ठीक है, जब र का चिन्ह व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो वो क्या होता है। तो वो होता है हमारा रेप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है ल वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का है। ल वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है कंठ और ऑप्शन डी है तालव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी दंत। ल का उच्चारण करेंगे तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या बोलते हैं, दंत। ठीक है, दंत के अंतर्गत रखा जाता है इनको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। संयुक्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी है रण, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन डी है सात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राण। ठीक है, प्राण में क्या है, संयुक्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन महाप्राण बताना है। तो ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन सी है ठ और ऑप्शन डी है म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ठ क्या है, ये स्पर्श व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह में समस्त वर्ण अघोष है। ठीक है, अघोष बताना है किसमें कौन अघोष है। तो ऑप्शन ए है क फ स, ऑप्शन बी है च ज ह, ऑप्शन सी है स स ह और ऑप्शन डी है ल ट त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अघोष वर्ण कौन सा है। तो क फ स। ठीक है, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा उसमें व्यंजन क्या होते हैं, ये अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा स स स ह, ये क्या है, ये सब अघोष वर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वर्ण है जो दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए क्या है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करें। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है कि इसमें से कौन होगा। तो ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन बी है युवा, ऑप्शन सी है शक्कर और ऑप्शन डी है शाम। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। तो ये है युवा, क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है,